नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ एक कहानी यह भी, जो मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित है, के सारांश पर चर्चा करेंगे और साथ के साथ हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन उनकी आरंभिक शिक्षा और उनका बचपन अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिला मकान में बीता था। उस मकान की ऊपरी मंजिल में उनके पिताजी का साम्राज्य था। साम्राज्य का अर्थ होता है अधिकार, और वहाँ पर उनकी पुस्तकें, पत्रिकाएं, अखबार निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली रहती थी। निहायत का मतलब होता है बिल्कुल, अव्यवस्थित मतलब जो बिल्कुल भी व्यवस्था से न हो। और उनके पिताजी हमेशा कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। डिक्टेशन का अर्थ होता है कुछ बोल कर बताना। और नीचे की मंजिल में लेखिका के भाई बहन और उनकी माताजी रहती थी। उनकी जो माताजी थी वो बेपढ़ी लिखी थी। बेपढ़ी मतलब जो बिना पढ़ी, व्यक्तित्व विहीन, जिसका अपना कोई व्यक्तित्व ना हो, जिसका अपना कोई अधिकार ना हो, उसका कार्य केवल उसके बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करना और पिताजी की आज्ञा का पालन करना था। उनकी माताजी हमेशा इन कार्यों में लगी रहती थी। लेखिका के पिता अजमेर से पहले इंदौर में रहते थे, जहां उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, मान था, और कांग्रेस के साथ भी वो जुड़े हुए थे। उन्होंने 10-10 विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया है, जो आज ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे हुए हैं। ओहदे का अर्थ होता है पद, पोस्ट। लेखिका के पिता कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे ही, साथ के साथ वो बेहद क्रोधी और अहमवादी थे। पर यह तो केवल लेखिका ने सुना था। इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे, उनको केवल देखा था। भग्नावशेष का अर्थ होता है जो टूटे हुए अंश होते हैं, यानी कि उनके गुणों के कुछ अंश जो बाकी थे उनको लेखिका ने देखा था। जब वो इंदौर में रहते थे तो उनके पिताजी को बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा था, यानी कि उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। इस कारण वो इंदौर छोड़कर अजमेर में आकर बस गए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपने दम पर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। और यह अपने तरह का अकेला शब्दकोश था जो विषयानुसार था। यहाँ पर उनको यश प्रतिष्ठा तो मिली, पर अर्थ नहीं। अर्थ मतलब धन नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिला। ये सब आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी उनकी कि उनके अंदर अहंकार की भावना बढ़ती गई और उन्हें बहुत अधिक गुस्सा आने लगा। इस गुस्से का सबसे ज़्यादा असर पड़ता था उसकी माँ पर। लेखिका की माँ हमेशा पिताजी के क्रोध का सामना करती थी, और कई बार लेखिका और उनके भाई बहनों के ऊपर भी इसका असर पड़ता था। अपनों के हाथों हुए इस विश्वासघात से उनके पिताजी को शक्की बना दिया था, और कभी कभी वो अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर भी शक करने लग जाते थे। पर यह पितृगाथा लेखिका इसलिए नहीं गा रही कि उन्हें उनका गौरवगान करना है। पितृगाथा का अर्थ होता है पिता की कहानी। लेखिका बताना चाह रही है कि उनकी कौन सी खूबियाँ थी और कौन सी खामियाँ थी। खूबियाँ मतलब अच्छाइयाँ, कौन सी खामियाँ मतलब कमियाँ। उन कमियाँ और खामियाँ और खूबियों ने लेखिका के व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाई। बचपन से ही लेखिका के साथ एक घटना घटती थी कि उनके पिताजी हमेशा उनसे 2 साल बड़ी बहन, जो उनसे रंग में गोरी थी, स्वस्थ थी, हंसमुख थी, उनसे तुलना करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। इस कारण लेखिका के मन में हीन भाव की ग्रंथि पैदा हो गई। ग्रंथि मतलब गांठ। उनको लगता था कि कोई उनकी इज्जत नहीं करता है। जैसे जैसे लेखिका बड़ी होती गई उन्हें सम्मान, प्रतिष्ठा मिला, लेकिन
लेखिका को लगता था कि ये सब झूठा है, ये मुझे केवल खुश करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आज भी उनके व्यक्तित्व में उनके पिता का जो शक्की स्वभाव था, जो हीन भावना थी उनके अंदर, वो उनके मन में घर कर गई थी। लेखिका की जो माताजी थी वो पिता के ठीक विपरीत बेपढ़ी लिखी थी, बिना पढ़ी लिखी थी। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी उनमें, और पिता की हर ज्यादती, ज्यादती मतलब अत्याचार, को अपना प्राप्य है, प्राप्य मतलब उनके भाग्य में लिखा हुआ मानकर सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगा, केवल दिया ही दिया, और अपने सारे बच्चों के साथ वो लगाव करती थी। लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका त्याग कभी भी लेखिका का आदर्श नहीं बन पाया। लेखिका कह रही हैं कि अब मैं पैतृक पुराण बंद करती हूँ। पैतृक पुराण का मतलब है माता पिता की जो कहानी है उसको बंद करके अपने आप पर लौटती हूँ। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी जब हुई तब लेखिका 7 साल की थी। थोड़ी सी याद उसके मन में भी बाकी है। उसको पता है कि वो अपनी बहन के साथ घर के आंगन में खेलती थी। सतोलिया, एक प्रकार का खेल, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, गुड्डे गुड़ियों का ब्याह, ये सब खेल उन्होंने बचपन में खेले। कांच पीसकर मांझा भी सूता उन्होंने, धागा भी तैयार किया। उनकी ये सब खेल घर के बाहर ज़्यादा रहते थे, यानी कि घर की सीमाएं केवल घर तक सीमित नहीं थी, पूरा मोहल्ला घर के जैसे होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। पड़ोस कल्चर का अर्थ होता है कि पड़ोस में रहने की जो नीति, जो रीति थी, वो अब विच्छिन्न हो गई है, वो दूर हो गई है, वो टूट चुकी है। लेखिका के परिवार में लड़की की शादी की एक अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। मैट्रिक मतलब 10वीं पास। 10वीं पास करते ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। सन 1944 में उनकी बड़ी बहन सुशीला इस योग्यता को प्राप्त कर गई और वो शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। जैसे ही सब लोग बाहर चले गए और बहन की शादी हो गई तो उनके पिता ने पहली बार अपना ध्यान मनु भंडारी की ओर लगाया। पहली बार लेखिका को अपने वजूद का एहसास हुआ, अपने अस्तित्व का एहसास हुआ। उनके पिताजी हमेशा कहते थे कि रसोई घर जो है वो भटियार खाना है। भटियार खाना मतलब जहाँ पर भट्टी या चूल्हा जलता रहे। उनका मानना था कि अगर हमारे बच्चे रसोई घर में ज़्यादा समय बिताएंगे तो अपनी क्षमता और प्रतिभा को भी भट्टी में झोंक देंगे। वो नहीं चाहते थे कि मनु भंडारी एक सुघड़ गृहिणी या कुशल पाकशास्त्री बने और अपना सारा समय यहीं बिताए। वो चाहते थे कि वो अपनी प्रतिभा का और विकास करे और देश की राजनीति में भाग ले। उनके परिवार में हमेशा विभिन्न पार्टियों के लोग आते रहते थे और पिताजी का प्रिय खेल मतलब शगल, उनका प्रिय शगल था बातचीत करना। जब भी लेखिका चाय पानी या नाश्ता देने आती तो पिताजी उसको वहीं बैठा लेते और बोलते कि आप भी सुनो ये सब बातें, देश में क्या हो रहा है। सन 1942 के आंदोलन की बात है। तब सारा देश जैसे खौल रहा था, खौल मतलब उबल रहा था आंदोलन के कारण। लेखिका को उस समय राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ और मतभेदों की ज़्यादा समझ नहीं थी, हाँ, लेकिन देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, रोमानी आकर्षण का मतलब है कि रोमांच करने वाला आकर्षण, और उनकी कुर्बानियों से जरूर उनका मन आक्रांत रहता था। आक्रांत मतलब जिस पे हमला किया गया हो, कि उनका मन आकर्षित हो जाता था। 10वीं कक्षा तक तो उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे ही लेखिका ने 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। पहले 10वीं कक्षा के बाद 3 साल की पढ़ाई होती थी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में उनको हिंदी की प्राध्यापिका मिली शीला अग्रवाल।
सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा, यानी कि जहाँ पर उन्होंने क ख ग सीखा था, वो अब कॉलेज बन गया था और उसी में वो हिंदी की प्राध्यापिका नियुक्त हुई थी शीला अग्रवाल जी। उन्हें साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाने वाली शीला अग्रवाल ही थी। पहले लेखिका चुनिंदा बुक्स पढ़ती थी, चुनिंदा किताबें पढ़ती थी, लेकिन शीला अग्रवाल ने उनको बताया कि उनको जैनेन्द्र, अगेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, इन सब की पुस्तकें भी पढ़नी हैं। तो लेखिका ने जैनेन्द्र के छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली से बहुत प्रभावित हुई। सुनीता उपन्यास भी पढ़ा, अगेय जी का शेखर एक जीवनी उपन्यास पढ़ा, लेकिन पहली बार उसको समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने नदी के द्वीप पढ़ डाला और उसके बाद फिर दोबारा से शेखर एक जीवनी उपन्यास पढ़ा। अब की बार उनको कुछ थोड़ा समझ में आया। सब साहित्य पढ़ने से पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे। उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा, ध्वस्त मतलब तोड़ा जा रहा था। उनके मन में जो पहले धारणाएं बनी हुई थी, वो सब साहित्य पढ़ने से वो सब धारणाएं टूट गई और उन्हें एक नए ज्ञान का अनुभव हुआ। और शीला अग्रवाल के साथ वो लंबी लंबी बहसें करने लगी, जिससे उनकी प्रतिभा में एक निखार आ गया। शीला अग्रवाल ही उनको दायरे को बढ़ाने वाली थी, उन्हें चार दीवारी से बाहर निकालकर देश की वर्तमान परिस्थितियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने वाली थी। उस समय सन 1946-47 के दिन आंदोलन के दिन थे, जो आज़ादी के लिए किए जा रहे थे, तो किसी का घर बैठना संभव नहीं था। हर कोई प्रभात फेरियां निकाल रहा था, हड़तालें कर रहा था, जुलूस भाषण दे रहा था। प्रभात फेरियां तो जो सुबह सुबह गीत गाकर लोगों को प्रेरित किया जाए, उन्हें आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए उत्साहित किया जाए। तो लेखिका ने भी पूरे जोश खरोश के साथ इन सब चीज़ों में जुड़ गई, क्योंकि ये हर युवा का उन्माद था। उन्माद का अर्थ होता है नशा, पागलपन। हर कोई युवा आज़ादी के आंदोलन में पागल हो चुका था और शीला अग्रवाल की जोशीली बातें सुनकर उनकी भी रगों में बहते खून ने लावा का रूप ले लिया था। लावा मतलब बहुत अधिक गर्म पदार्थ जो ज्वालामुखी से निकलता है। इस प्रकार शहर में एक बवंडर मचा था। बवंडर मतलब तूफान, आंदोलन का तूफान। लेकिन पिताजी की आज़ादी की सीमा यहाँ तक थी कि मैं घर में आए लोगों के साथ उठूं बैठूं, जानूं समझूं, लेकिन हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ बाहर सड़कें घूमती, उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। लेकिन लेखिका कहाँ मानने वाली थी, उसकी तो खून में लावा फूट पड़ा था और सारे निषेध, रोकथाम, वर्जनाएं, रुकावटें, सारा भय ध्वस्त हो गया, टूट गया और सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने के लिए वो तैयार हो गई। और तब तक उनकी वैचारिक मतभेद अपने पिताजी के साथ रहे जब तक उनकी शादी नहीं हो गई। उनकी शादी सुप्रसिद्ध कहानीकार राजेंद्र यादव के साथ हुई थी। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा, पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता, सबसे बड़ी कमजोरी थी यश लिप्सा। यश लिप्सा होता है कि प्रसिद्धि पाने की लत। एक तरफ पिताजी विशिष्ट बनकर जीना चाहते थे, कुछ ऐसा काम करना चाहते थे कि सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो समाज में, लेकिन दूसरी तरफ पिताजी चाहते थे कि समाज उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। लेखिका अपने कॉलेज समय की घटना बताती हैं कि एक बार प्रिंसिपल का पत्र आया पिताजी के पास। वो आकर मिलें कि क्यों ना उनकी बेटी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अनुशासनात्मक कार्रवाई का मतलब होता है अनुशासन तोड़ने पर कार्यवाही करना। पिताजी पत्र देखते ही आग बबूला हो गए और बोलने लगे कि ये लड़की मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। अब पता नहीं वहाँ जाकर क्या क्या सुनना पड़ेगा। पिताजी भनभना रहे थे। लेखिका बहुत अधिक डर गई थी कि जैसे ही पिताजी लौट कर आएंगे तो उन्हें बहुत अधिक डांट पड़ेगी। लेकिन जब पिताजी वापस आए तो पिताजी बोले कि मनु भंडारी का लड़कियों पर इतना रोब है कि सारा कॉलेज एक इशारे से खाली हो जाता है।
प्रिंसिपल बहुत परेशान है इससे, लेकिन पिताजी बहुत खुश थे कि मैं लड़कियों की अगुवाई बनकर बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और सारी लड़कियाँ मेरे इशारे पर एक हो जाती हैं। ये सब बातें सुनकर लेखिका मनु भंडारी को ना अपनी आंखों पर विश्वास हुआ ना अपने कानों पर। लेकिन ये हकीकत थी, ये सच्चाई थी। एक घटना का और जिक्र करती हैं लेखिका इस पाठ में। आज़ाद हिंद फौज में के मुकदमे का सिलसिला था उस समय। सभी कॉलेज दुकानों को हड़ताल के लिए आह्वान किया जा रहा था। आह्वान मतलब हड़तालें बुलाना, कि सब कुछ बंद करने का आह्वान किया गया था। और जो कॉलेज के बच्चे थे वो दुकानें बंद करवा रहे थे। तो अजमेर में एक चौपड़ है, मुख्य बाजार का चौराहा। चौपड़ का अर्थ है मुख्य बाजार का चौराहा, जहाँ पर मनु भंडारी ने एक भाषण दिया था। उस भाषण को सुनकर उनके पिता के एक नियाहत बिल्कुल दकियानूसी पुराने विचारों वाले मित्र ने घर पर आकर पिताजी की लू उतारी। लू उतारने का अर्थ है उनको खरी खोटी सुनाना। लेकिन और ये भी बताया कि उनकी जो लड़की है लड़कों के साथ हड़तालें करती फिर रही है। ऐसी चीज़ें हमारे घर की लड़कियों को शोभा नहीं देती। ये सब बातें सुनकर लेखिका के पिताजी आग बबूला हो गए। लेकिन जब लेखिका वापस शाम को घर लौटी तो क्या देखती हैं कि उनके पिताजी के बेहद अंतरंग मतलब जो अंदर के, और अभिन्न का अर्थ है जो उनसे बहुत ही गहरे दोस्त थे। अंतरंग अंदर का और अभिन्न मतलब गहरे दोस्त। अजमेर के सबसे सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे और उन्होंने मुझे आते ही बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया और बोले, आओ मनु, मैं तो तुम्हारा भाषण सुन रहा था और सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और मेरे पिताजी को बोलने लगे, यानी कि लेखिका के पिताजी को बोलने लगे, क्या भंडारी जी सारा दिन घर में ही पड़े रहते हो? यू हैव मिस्ड समथिंग, आपने बहुत कुछ खो दिया अगर आपने लेखिका का भाषण, मनु का भाषण नहीं सुना तो। और वो धुआंधार मेरी तारीफ कर रहे थे। और धीरे धीरे पिताजी के चेहरे का गुस्सा खत्म हो रहा था और गर्व में बदलता जा रहा था। उन्हें मेरे इस बात पर गर्व था, लेकिन जैसे मुझे माँ से पता लगा कि दोपहर में पिताजी बहुत गुस्सा थे और अब वो आप लेखिका के ऊपर गर्व कर रहे हैं, तो लेखिका ने राहत की सांस ली। लेखिका कहती हैं कि मेरे पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे। अंतर्विरोधों के बीच जीते थे। अंतर्विरोध का अर्थ होता है दो विरोधी स्थितियों के बीच। एक तरफ वो विशिष्ट बनने की बात करते थे और दूसरी तरफ सामाजिक छवि के प्रति उतना ही सजग रहते थे। विशिष्ट का अर्थ है खास और सामाजिक छवि का अर्थ है समाज में बनने वाली धारणा। मनु के पिता चाहते थे कि वो विशिष्ट बने, खास बने, विशेष बने, लेकिन साथ ही साथ यह भी चाहते थे कि समाज में उनके खिलाफ गलत धारणा ना बने। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था? उन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। अगर हम कुछ करेंगे, लीक से हटकर कुछ करेंगे, तो दुनिया हमें कुछ ना कुछ बोलेगी। समाज का काम है बोलना। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो समाज आपके खिलाफ धारणाएं बना लेगा। तो इसलिए अगर आपको विशेष बनना है, विशिष्ट बनना है, तो समाज की परवाह नहीं करनी है। लेकिन लेखिका के पिताजी को ये बात समझ नहीं आती थी। सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन तोड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर बहुत हुड़दंग मचा और थर्ड ईयर की क्लासेस बंद कर दी गई और मनु भंडारी के साथ 2-3 छात्राओं को का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। निषिद्ध मतलब मनाही कर दी गई कॉलेज में प्रवेश करने की। और बाहर रहकर लेखिका ने बहुत हुड़दंग मचाया बाकी छात्राओं के साथ, और अंत में कॉलेज वालों ने हार मानी और अगस्त में थर्ड ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी
चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। चिर प्रतीक्षित का मतलब होता है जो बहुत दिनों से जिसका इंतज़ार किया जा रहा हो वो खुशी, और कॉलेज खुलने की खुशी के आगे ये खुशी बहुत बड़ी थी। कॉलेज खुलने की खुशी बिला गई, बिला गई का अर्थ है गायब हो गई। और सबसे बड़ी खुशी क्या थी? 15 अगस्त 1947 का दिन, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो प्यारे बच्चों, ये था एक कहानी यह भी का सारांश। इससे अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।